हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना डे 2 सीरीज़ ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की टीचिंग्स को देखेंगे। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारी टीचिंग को एक इफ़ेक्टिव टीचिंग, इंगेजिंग टीचिंग बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारी टीचिंग हो सकती है वो बहुत ज़्यादा हम क्या कर सकें, उसको अफेक्टिव बना सकें, टीचिंग को कैसे बना सकें, इफ़ेक्टिव बना सकें। तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को आज हम लाइन वाइज लाइन देखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ पर ये प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है वो गाइडेड बाय वेल इस्टेब्लिश्ड पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स, जो पहले से इस्टेब्लिश पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स हैं। और ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं, एक हमें मीनिंगफुल लर्निंग देते हैं, जहाँ पर इंगेजिंग अलाइन विद स्टूडेंट की साइकोलॉजिकल जो होती है उसके साथ हम क्या करते हैं, अलाइन होते हैं, इंगेज होते हैं, और हमारी जो लर्निंग होती है उसको एक मीनिंगफुल लर्निंग होती है। मतलब जो हमारी टीचिंग होती है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में होती है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, पहला प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन जो है ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग है। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, क्रिएट करता है क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट टू लर्न न्यू थिंग। मतलब बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों में नई चीज़ें सीखने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा लेकर आता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये जो है एक क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर टीचिंग है। ठीक है, इसको मतलब हाईएस्ट ऑर्डर टीचिंग माना जाता है, ये समझ लीजिए। जब तक क्या होता है कि स्टूडेंट के अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं होगा, वो कुछ नया नहीं सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन लाना है, उस सब्जेक्ट को लेकर, उस टॉपिक को लेकर। टीचर का जो मेन रोल यही होता है कि वो क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी लेकर आएँ, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी लेकर आएँ। ये टीचर का रोल होता है स्टूडेंट के अंदर, कि वो नई चीज़ें सीखने के लिए उसकी जो जिज्ञासा है वो हो, कि मुझे कुछ सीखना है, आज मैं क्लास में आया हूँ तो कुछ नया सीखूँगा। ऐसा उनका बिहेवियर होना चाहिए कि वो नेक्स्ट डे फिर आने के लिए कि आज मैम कुछ अच्छा पढ़ाने जा रही हैं, मैम ने नया टॉपिक शुरू किया, नया चैप्टर शुरू किया है, तो उसको आज मुझे पढ़ना है और मैं जाऊंगा। तो ये मोटिवेशन अगर उनके अंदर से आता है तो ये बहुत ही अच्छी आपकी टीचिंग मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी एंड लर्निंग बाय डूइंग। इसको मतलब एक्टिविटी को ही कहते हैं ना, कि जब आप एक्टिविटी करवाओगे तो बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखेगा। ठीक है, करके सीखेगा। स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्चुअली लर्न बाय डूइंग। ऐसे जैसे उसको आपने कोई लेक्चर दे दिया या फिर बस रीडिंग करवा दी, तो उसमें क्या होता है, बच्चे इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वहीं पर जब आप कोई चीज़ करके सिखाते हो तो बच्चे वहाँ पर चीज़ों को करके सीखते हैं, तो वो उनके माइंड में, और उनके साथ साथ जब वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो हैंड ऑन एक्टिविटी होती है, उससे उनकी जो टीचिंग तो ठीक है, लर्निंग जो होती है वो इफेक्टिव होती है। टीचिंग के साथ साथ लर्निंग भी इफेक्टिव होती है। ये इंक्लूड करता है बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, फिजिकल भी है और मेंटल भी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपने हाथ से कर रहा है, फिजिकली भी इन्वॉल्व है और साथ में अपने मेंटल की जो एक्टिविटी है उसमें लगा रहा है कि मुझे क्या करना है। अब जैसे यहाँ पर है, कोई लर्नर है, उसने क्या किया, लर्नर्स मेकिंग चार्ट्स एंड मॉडल्स। अब जब बच्चा कोई मॉडल तैयार करता है, कोई चार्ट तैयार करता है, तो वो अपने आप का मतलब चाहता है ना कि मेरा मॉडल एकदम अच्छा बने, 100% देता है। चार्ट तैयार कर रहा है तो उसमें देखेगा, जो लिखेगा, जो पॉइंट्स लिखेगा उस पर उसकी नज़र जाएगी, जो फोटोज़ लगाएगा उसको
वो याद रह जाएंगी कि कोई भी इवेंट है, ठीक है, तो उसमें ये लोग इन्वॉल्व हुए थे, फ़ोटो लगा रहा है तो उसको पता रहेगा कि ये प्लेसेस थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे है, आप कह सकते हो कि महात्मा गांधी और जॉन डेवी ने इस पर जोर दिया है। किसने दिया है? तो महात्मा गांधी आप ले सकते हो। महात्मा गांधी भी कहते हैं कि बच्चे को करके सिखाओ, और जॉन डेवी जो है वो भी कहते हैं कि आप बच्चे को करके सिखाओ, जोर देते हैं। बच्चा मतलब करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग। और आप इस पे देख सकते हो कि फिजिकल एक्टिविटी पर खाली नहीं फोकस करते हैं, हम इस पर मेंटल एक्टिविटी भी शामिल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेंटल एक्टिविटी भी आप करोगे, फिजिकल एक्टिविटी, दोनों का काफ़ी रोल रहता है, ठीक। जैसे क्लास में बच्चों से चार्ट या मॉडल आपने बनवा लिया, वही प्रोजेक्ट एक्टिविटी कहलाता है, प्रोजेक्ट वर्क कहलाता है, एक्टिविटी प्रोजेक्ट वर्क कहलाता है। जैसे आपने प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट एक्टिविटी भी कह सकते हो, प्रोजेक्ट की एक्टिविटी ही देते हैं, और वो होता है हमारा लर्निंग बाय डूइंग। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये मतलब बाय जनरेटिंग, बच्चे की रुचि को लेकर आना है। बाय जनरेटिंग इंटरेस्ट अमंग द लर्नर्स कम्युनिटी द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी इनहेंस। जब आप बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको क्रिएट कर लेते हो, तो बच्चा जो है अपना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है उस प्रोसेस में इन्हेंस के साथ साथ इन्वॉल्व हो जाता है, और वो लर्निंग उसके लिए अफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। जैसे ही आप कहें कि अगर स्टूडेंट का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा तो पढ़ाई एक बोझ बन जाएगी। जैसे होता भी है कि आपको मैथ हो गया या फिर जीएस हो गया, जीके हो गया, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वो एकदम नहीं बर्डन सा लगता है। टीचर्स को जो है वो पढ़ाने का जो ऐसा तरीका होना चाहिए कि वो रियल लाइफ एग्जाम्पल का यूज़ करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट है तो वो अपनी पूरी क्लास और कम्युनिटी का मतलब वो इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। जो पूरी क्लास है, लर्नर्स की जो पूरी कम्युनिटी है, उनमें टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उस टॉपिक में लेकर आना, उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो या कहीं ना कहीं से इंटीग्रेट करो, लिंक करो, जिससे वो उस चीज़ों को सीखने के लिए आगे बढ़ें। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। इसमें क्या होता है? जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जैसे अभी बताया ना कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दो, रियल लाइफ एग्जाम्पल जब आप दोगे तो ये बच्चे को क्या करेंगे? चीज़ों को कनेक्ट करने में मदद करेंगे, लिंक भी करेंगे तुम्हारी लाइफ से। तुम्हें पता चलेगा ये चीज़ कहाँ पर यूजफुल है, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लिंकिंग लाइफ विद लर्निंग इज़ मोर हेल्पफुल एज इट मेक्स लर्निंग कॉन्क्रीट एंड लास्टिंग। जब आप लिंक कर देते हो तो वो लर्निंग जो होती है कॉन्क्रीट भी हो जाती है, जिसको आप देख सकते हो, कॉन्क्रीट है, ठीक है, फील कर सकते हो आप उसको, कॉन्क्रीट है, ठोस है, मतलब देख सकते हो। तो फील करना तो अब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। और लास्टिंग का मतलब हुआ कि जो लंबे समय तक आपके साथ रहती है। अब जैसे कि कोई कह दे कि आप किताबी ज्ञान दे दो, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज आप दे रहे हो, तो जब हम बच्चे को मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर देते हैं, तो वह लर्निंग बहुत ही सॉलिड और लास्टिंग हो जाती है। स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूल पाते, ठीक है। जो जैसे कि आपका थ्योरी का कोई भी नॉलेज है, मान लीजिए कोई थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो आप उसको क्या करो, रियल लाइफ से कनेक्ट कर दोगे तो वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। रियल लाइफ से आप उसको कनेक्ट करो तो वो लंबे समय तक रुकी रहेगी। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनिट एम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब भी आप कोई लेसन तैयार करते हो या कोई चैप्टर है, तो आप उस चैप्टर और उस लेसन का पहले से कुछ ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हो कि बच्चों को मैं इस क्लास में क्या सिखाने वाला हूँ और बच्चे इस क्लास में क्या सीखेंगे जो अपनी रियल लाइफ में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि दिस प्रिंसिपल इज़ इम्पॉर्टेंट, ये प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है फॉर द ऑप्टिमम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज। यहाँ पर मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप जो है ऑप्टिमम यूज़ करते हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज। जो टीचिंग रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है और क्या करता है, मेक करता है लर्निंग मोर फोकस्ड। ये लर्निंग को और ज़्यादा फोकस्ड बनाता है जब आप पहले से ही लर्निंग में क्या करोगे, जैसे कि एक मिनट सॉरी,
जब आप क्या करोगे, पहले से ही गोल बना लोगे, ठीक है। गोल आपने बना लिया, या फिर आपने ऑब्जेक्टिव किसी भी चैप्टर्स के हो गए, चैप्टर हो गया, या फिर लेसन हो गया, या किसी भी टॉपिक के हो गए, ठीक है। आपने पहले से गोल बना लिया है, तो लेसन के जब आपने क्लियर और डेफिनेट एम होने चाहिए, हर चैप्टर्स के, किसी भी लेसन के एक कुछ ना कुछ एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इससे क्या होता है, जो टीचिंग रिसोर्सेज होते हैं ना, उनका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हो, प्रॉपर यूटिलाइज़ कर पाते हो उन चीज़ों को, और जो आपकी जो टीचिंग होती है वो फोकस्ड रहती है, किसी और तरफ का, इसका मतलब क्या कहेंगे, भटकेगी नहीं, या भटकाव नहीं होगा इसका, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगी आपकी टीचिंग। तो ये होता है आपका डेफिनेट प्रिंसिपल ऑफ एम्स, जहाँ पर अगर आप पहले से गोल्स को लेकर चलोगे, आप अपने एम्स को सेंटर में लेकर चलोगे, तो इससे टीचिंग बहुत अच्छी होती है, टीचिंग इधर उधर नहीं जाएगी आपकी, आप किसी अदर टॉपिक्स पे नहीं डाइवर्ट हो सकते हो। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ाते हो बच्चे को, तो वहाँ ये तो होगा नहीं कि आपके पास सभी एक ही तरीके के बच्चे हैं, तो वहाँ पर ऑल आर डिफरेंट वाला रूल्स अप्लाई होता है कि सब में इंडिविजुअल डिफरेंस है। कोई भी बच्चा जो है एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, किसी भी तरीके से सिमिलर नहीं है, चाहे वो उसकी एबिलिटी में हो, चाहे उसकी लर्निंग स्किल्स में हो, चाहे उसकी कैपेसिटी की बात करें, चाहे उसका बैकग्राउंड जैसा भी हो, तो हर बच्चा जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, हर बच्चा तो अलग है, यूनिक है। इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस ले लो, एटीट्यूड हो गया, एबिलिटी हो गई, उसकी क्षमता हो गई, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स एंड पोटेंशियल हो गया उसका। तो टीचिंग मेथड शुड बी डिज़ाइन टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ, और टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चे को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ में, जीवन में एक समान अवसर मिल सके। तो दुनिया का जो हर स्टूडेंट है वो अपने आप में यूनिक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये नहीं कि आप सब में वही रूल्स, अपने ही रूल्स लगाएंगे, जैसे कि एक बच्चे को, इस बच्चे को पढ़ा रहे हो वैसे ही उस बच्चे को भी पढ़ाओगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं करोगे। आप जैसे किसी भी डिसेबल बच्चे के पास जा रहे हो, उसकी आई साइट नहीं ठीक है, उसकी आई साइट वीक है, तो आप उस बच्चे को फोकस में रखोगे कि उसको आगे बैठाओगे, या फिर उसके लिए कुछ ऐसे ग्लासेस होते हैं जो मतलब उसके लिए हेल्पफुल है, और सबसे पहले तो यही है कि आप उसकी सीट आगे लगाओगे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चे मतलब जो बच्चों की कहीं पर वो लैग कर रहे हैं, आप उसे ध्यान में रखोगे। इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। और हर स्टूडेंट, आप जानते हो, इंटेलिजेंस हो या एबिलिटी उसकी, चाहे उसकी लर्निंग स्पीड हो, हर बच्चे के अपना पेज ऑफ लर्निंग होता है। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हर बच्चे का अलग होता है, और एक अच्छी टीचर को क्या करना चाहिए, इन नीड्स को समझना चाहिए, नीड्स को समझकर ही टीचिंग मेथड डिज़ाइन करने चाहिए। ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, और ये प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग करवाते समय या टीचिंग करते समय। प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो टीचर्स शुड सेलेक्ट कंटेंट दैट इज़ रेलिवेंट एंड अपडेटेड टू द लर्नर्स ऑब्जेक्टिव। मतलब जब बच्चे को आप क्या कर रहे हो, पढ़ाने जा रहे हो, तो जो भी कंटेंट आप लेकर जा रहे हो या जो भी कंटेंट आपने सोचा है कि बच्चे को पढ़ाना है, ये बहुत ही हाई लेवल पर भी अप्लाई होता है। जो टेक्स्ट बुक डेवलप करते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी डेवलप करती है, उनको भी ये चीज़ देखनी पड़ती है कि जब वो टेक्स्ट बुक्स को डिज़ाइन करते हैं तो उनको ये देखना रहता है कि जब आप कंटेंट रख रहे हो तो वो लर्नर्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव हैं वो यूज़फुल हैं कि नहीं। जिस लेवल का बच्चा है, जिस लेसन में आप जो ऑब्जेक्टिव उसको सिखाना चाहते हो, जैसे कि लेवल 3 स्टैंडर्ड का बच्चा है, आप उसको जो चीज़ एक बच्चा 3rd क्लास में सीख जाए, उसको एडिशन आना चाहिए, उसको रीडिंग आनी चाहिए, वो चीज़ें कंटेंट में इन्वॉल्व हैं कि नहीं, आपकी बुक्स में वही कंटेंट दिया गया है कि नहीं, कि बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ सकें। बैट बॉल, एप्पल, ये तो चलो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, नर्सरी लेवल का हो गया।
और जो लेवल, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप टेक्स्ट बुक्स को क्या कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो। तो टीचर शुड सेलेक्ट कंटेंट, एक टीचर जो है वो कंटेंट को सेलेक्ट करे दैट इज़ रिलीवेंट, जो उनके लिए रिलीवेंट हो, जैसे एंड अपडेट टू द लर्नर्स ऑब्जेक्टिव, और जो क्या कर सके, अपडेट कर सके लर्नर्स के ऑब्जेक्टिव। तो टीचर को हमेशा वही कंटेंट या सिलेबस सेलेक्ट करना चाहिए जो क्या हो, स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव के लिए रेलिवेंट और करंट टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट हो। अब जैसे कि आप इस समय जो कल्चर चल रहा है आप उसके बेसिस पे ना पढ़ा के आप क्या कर रहे हो, 90s का कोई कल्चर है उसको पढ़ा रहे हो। जैसे हिस्ट्री की बुक में था ना कि अकबर वाला आप ले सकते हो, बाबर वाला, उसको कुछ जैसे अपडेट किया गया। एनसीईआरटी बुक जो है वो हर साल मतलब अब तो अपडेट हो रही हैं। तो वो क्यों अपडेट हो रही हैं, इसीलिए क्योंकि आज के जो जनरेशन है उसको अपडेट चाहिए। अगर आप उसी तरह वही पीछे वाला जो हम लोग ने पढ़ा है वही पढ़ाते रहेंगे तो क्या ही चेंज आएगा। तो ये भी देखना रहता है कि हमारी कंट्री में कुछ चेंज कंट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, तो ये सब ध्यान में रखना है। अब इसके आगे आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग जहाँ पर आप पहले से ही योजना बनाते हो, चीज़ों को पहले ही ऑर्गेनाइज करते हो। तो एक टीचर का बहुत ही बड़ा रोल ये भी कह सकते हो कि टीचर जब भी क्लासरूम में जाता है तो पहले से ही डिसाइड करके जाएगा कि उसको आज क्या पढ़ाना है। वो जो चीज़ पढ़ाने जा रहा है उसने पहले से उस पर अपनी कमांड पाई है कि नहीं, वो पहले से ही प्रिपेयर है कि नहीं। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। अब जैसे एवरी टीचर हैज़ अ टाइम बॉन्ड ऑब्जेक्टिव, हर टीचर जो है उसके पास क्या है, कुछ टाइम बॉन्ड्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। हैंस टीचिंग शुड बी सिस्टमैटिक, टीचिंग जो है हमेशा सिस्टमैटिक होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वे में होनी चाहिए। टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विदिन टाइम लिमिटेड टाइम में आप उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सको। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है कि आप चीज़ों को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में और रिसोर्सेज को कम समय में लिमिट टाइम में इस्तेमाल कर सको, ऑप्टिमम यूज़ कर सको। बिना जैसे कि आप कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे, ठीक है, आप क्लास लेने चले गए तो क्या हो सकता है कि आप फेल हो जाओ, आप क्लास ना कंडक्ट करवा पाओ अच्छे से, जैसे कि आप अपना देना चाहते थे वो नहीं कर सकते हो। आप सोच रहे थे कि मैं आज बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और आपने उस टॉपिक पर बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की, बिल्कुल भी कंटेंट उसका नहीं देखा, तो ये आपके लिए क्या होगा, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप फेल हो जाओगे वहाँ पर। टाइम बॉन्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टीचिंग सिस्टमैटिक होनी चाहिए ताकि जो लिमिटेड टाइम में आप क्या कर सको, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर सको। इसमें यही होता है कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग सबसे ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग सबसे ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी जिससे कि आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को पहले से ऑर्गेनाइज करके अपने माइंड में सेट करके जाओ। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीज़न। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न कहता है टू मेक लर्निंग ईजियर, जब आपको लर्निंग आसान बनानी है, सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट। जो सब्जेक्ट मैटर है उसको आप क्या कर दो, यूनिट्स में ऐसे ऐसे डिवाइड कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि मैं इसको पढ़ाऊँगा, इससे रिलेटेड इसको कनेक्ट करूँगा, फिर इसको पढ़ाऊँगा। तो इससे आपकी जो टीचिंग होती है वो आसानी से होती है। एंड देयर शुड बी ए प्रॉपर लिंक बिटवीन द यूनिट, वही मैंने बताया ना कि आप इसको कनेक्ट कर दो। फिर उसके बाद आप पूरा जब ये पढ़ा लो, जैसे कि ये कोई यूनिट थी, ठीक है, ये सब्जेक्ट मैटर है, समझ लो ये सब्जेक्ट मैटर है, और आपने इसको एक यूनिट में बांटा, फिर आपने कहा कि इसको दूसरे यूनिट में, फिर तीसरी यूनिट में, चौथी यूनिट में और पांचवी यूनिट, 5 यूनिट आपने इसकी बनाई। अब इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट किया और लास्ट में उस पूरी यूनिट का एक कंक्लूज़न या समरी दो, जिससे कि क्या होता है, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है और बच्चे भी आसान से चीज़ों को कनेक्ट कर पाते। क्योंकि आज जैसे आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, जैसे मैंने लिया प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में आज पढ़ा रही हूँ, तो इससे क्या होगा, ये मैंने आज टीचिंग पढ़ा दी, तो मैं कल कुछ दूसरा पढ़ाऊँगी, ठीक है, दूसरा पढ़ाऊँगी, फिर परसों कुछ और पढ़ाऊँगी। तो इससे क्या होगा कि आप जब टीचिंग एप्टीट्यूड देखोगे तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की मीनिंग मिल जाएंगी, कौन कौन लोग होते हैं, जो मैंने उसके पहले बताया कितने डायमेंशनल की होती है,
ये सब जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो इससे यही होता है कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कवर होता है। तो आज आपने प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ लिए, कल आपने मीनिंग बहुत अच्छे से समझी थी, उसके लिए कौन कौन से बाइपोलर होता है, ट्राइपोलर होता है, किसने दिया है, ये सब आपको बताया था, उसके क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो ये होता है कि जो आपका यूनिट कर लेते हो तो ये चीज़ें जो हैं, कोई भी एक टॉपिक होगा वो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, और इस तरह से एक एक टॉपिक तैयार होता है तो आपकी पूरी यूनिट भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। तो यही होता है प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीज़न, जिससे क्या होता है लर्निंग आसान बन जाती है। आप जिन फैक्टर्स को जानते हो उससे क्या करते हो, अननोन अप्रोच में जाते हो। जो चीज़ आप जानते हो, जैसे कोई चीज़ें आप जानते थे नोन, जैसे कल आपने टीचिंग पढ़ी थी तो आज आपको प्रिंसिपल्स नहीं पता थे, अब वो आपके लिए अननोन थे, लेकिन आज आपने नोन से अननोन की ओर मूव किए तो अब आप उनको भी जान गए हो। और ये क्या करता है, जो बड़े सिलेबस होते हैं सब्जेक्ट मैटर को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर देने चाहिए, और यूनिट के बीच एक क्या होता है, प्रॉपर लिंक होना चाहिए। जो प्रॉपर लिंक है इससे बन जाता है, ठीक है। तो यही हमने आपको बताया कि लिंक आप कैसे बना रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, उसके छोटे छोटे यूनिट्स मैंने बांट दिए कि आज मैं ये पढ़ाऊंगी। आज डे 1 था तो डे 1 में मैंने ये दिया, डे 2 है तो आज मैं प्रिंसिपल पढ़ा रही हूँ, डे 3 में मैं कुछ और पढ़ाऊँगी। इस तरह आपकी पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ रिवीजन। प्रिंसिपल्स ऑफ रिवीजन क्या होता है, टू मेक अ लर्निंग मोर लास्टिंग। जब आप लंबे समय तक अपनी लर्निंग को अपने पास रखना चाहते हो तो आप रिवीजन ज़रूर करोगे। एक्वायर्ड नॉलेज शुड बी रिवाइज्ड इमीडिएटली एंड रिपीटली, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आप कोई चीज़ आज पढ़े हो तो उसका आज ही रात में रिवीज़न भी कर लो। कल पढ़े थे, कल का भी रिवीज़न कर लो, फिर आज पढ़ रहे हो तो आज दोनों का रिवीज़न कर लो। तो उसको रिपीट मोड में रखो, रिवीज़न को रिपीट मोड में करो, जिससे कि आपकी जो लर्निंग है वो वेस्ट ना जाए। जो भी पढ़ाया गया है अगर आप उसका टाइम पर रिवीज़न करते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगी, हमारे लिए तो नहीं हो सकती ना। बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला है उसका, वो लर्निंग आपको ही बेनिफिट करेगी, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके आगे फ्यूचर प्लान्स के लिए वो आपको बेनिफिट करेगी, ना कि मुझे करेगी। और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा, आप भूल जाओगे। और लंबे समय तक अगर आप किसी भी एक्वायर्ड कंटेंट को चाहते हो कि वो आपके साथ बना रहे, आपके साथ रहे, तो आप रिवीजन ज़रूर करें। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। क्या होता है, नेसेसरी टू मेक द क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएटिव, इंगेजिंग एंड ह्यूमरस। मतलब जब भी आप कुछ क्रिएट करोगे, कुछ रिक्रिएट करोगे, तो इससे क्या होता है कि लर्निंग का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि आपको क्रिएशन करने का मौका मिल रहा है, रिक्रिएट करने का मौका मिल रहा है, साथ में इंगेज भी हो रहा है वो, और ह्यूमरस भी आपका बहुत अच्छा बनता है। जैसे क्लास का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, एकदम फिक्स है। मान लो कि बच्चों को कह दिया गया कि यही करना है और कुछ नहीं कर सकते हो, जो मैंने बोला है वही करोगे, तो बच्चा भाई स्ट्रेस में आ जाएगा, उसको नहीं मन लगेगा ना, उसको लर्निंग में मज़ा आएगा, वो फील ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। उस लर्निंग को वो एकदम बोझ की तरह, बर्डन की तरह लेकर चलेगा, स्ट्रेसफुल, कि मैम ने ये कहा है करने के लिए, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है आपको। क्लास का एनवायरनमेंट जितना फ्लैक्सिबल रहेगा, बच्चों को आज़ादी दो, बच्चे अपने मन से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बीच बीच में हल्का सा मतलब ह्यूमर और क्रिएटिव एक्टिविटी होने से बच्चा जो, हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को जब आप एकदम थोड़ा फ़नी माहौल देते हो ना, क्रिएटिव के साथ साथ बीच बीच में आप उसको थोड़ा सा ह्यूमर और क्रिएटिव एक्टिविटी करवा रहे हो, फ़नी इन्वायरमेंट रख रहे हो, तो बच्चा जो होता है वो थोड़ा आपकी तरफ क्या रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा, मतलब अपनी लर्निंग की तरफ मोटिवेटेड रहेगा। आपकी तरफ तो वो ठीक है, आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। क्लासरूम इन्वायरमेंट जो होगा वो इंगेजिंग और लाइवली, मतलब आप लाइवली रहता है, ठीक है। जब आप बच्चे को इंगेज करवाते हो, क्रिएटिव चीज़ें करवाते हो, उससे कह रहे हो कि हाँ तुम क्रिएट करो, रिक्रिएशन करो, और थोड़ा सा आप फ़नी भी हो, ठीक है। मतलब फ़नी एकदम ये नहीं कि आप उसको अपने सर पर बैठा लो, हाँ उनके अकॉर्डिंग आप क्लासरूम का इन्वायरमेंट डेवलप कर लेते हो, जिसमें उनका मन लगता है कि हाँ मैम ने आज ये पढ़ाया है और मैं उसको पढ़ूँगा भी, उसको मैं सुनूँगा भी, मैं उसमें चीज़ों को करने की कोशिश भी करूँगा खुद से। ये होता है क्रिएशन और रिक्रिएशन प्रिंसिपल। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। डेमोक्रेटिक डीलिंग में क्या होता है, यहाँ पर आप रिक्वायर्स स्टूडेंट टू प्लान। बच्चा जो है वो क्या कर रहा है,
प्लान कर रहा है, स्टूडेंट टू प्लान एंड अंडरटेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, साथ साथ में क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी को भी अंडरटेक कर रहा है। हेल्प डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग लर्नर्स, साथ में इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके साथ के जो लर्नर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और साथ में सेल्फ रिस्पेक्ट की भी भावना आती है। जो मॉडर्न एजुकेशन के चाइल्ड सेंट्रिक है, इस प्रिंसिपल्स के अंदर जो है वो स्टूडेंट को अलग अलग एक्टिविटी प्लान करने और परफॉर्म करने का मौका दिया जाता है। फिर इससे क्या होता है बताइए, जिससे उनके अंदर जो होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होता है। जैसे मैंने बताया कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, जहाँ पर बच्चे को मौका दिया जाता है स्टूडेंट की वो खुद प्लान कर सकता है। ठीक है, बच्चा क्या कर सकता है, खुद प्लान कर सकता है, एक्टिविटी प्लान करने और परफॉर्म करने का मौका दिया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी को कर सकता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, चाइल्ड सेंट्रिक कहते हैं, जहाँ पर हमने बच्चे को सेंटर में रखा है। फिर उसके बाद आता है कंपैरिजन, ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग वर्सेस कोचिंग हो गया, वर्सेस मेंटरिंग वर्सेस ट्रेनिंग, इसकी बात करते हैं। अब हम देखेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे किस पे, कंपैरिजन हमारा होगा ट्रेनिंग, कोचिंग और टीचिंग और मेंटरिंग में। ये होता क्या है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है वो क्या है। ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो क्यों लेते हो, आप ट्रेनिंग जाते हो किसी भी संस्थान में जाते हो ट्रेनिंग लेने के लिए कि मुझे ये चीज़ अच्छी करनी है, अपनी कोई स्किल होती है उसको क्या करना है, मास्टर करना है, उसमें परफेक्शन लेकर आना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। किसी स्पेसिफिक स्किल में डायरेक्ट या हैंड ऑन इंटरेक्शन के थ्रू परफेक्शन या मास्टरी हासिल करना क्या कहलाएगा, ट्रेनिंग कहलाएगा। जैसे यहाँ लिखा है, हेल्प करता है पर्सन की मास्टर स्पेसिफिक स्किल, कोई स्किल है उसमें मास्टर करना है इन अ डायरेक्ट और हैंड्स ऑन इंटरेक्शन, या फिर डायरेक्ट कर लोगे या फिर हैंड्स के थ्रू आप करके सीखोगे। ये क्या होता है, टास्क ओरिएंटेड होता है, रिजिड होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है और स्किल पर फोकस होता है। कैसा है, टास्क ओरिएंटेड है, यहाँ पर आप चीज़ों को सीख रहे हो, टास्क पर फोकस करते हो। थोड़ा रिजिड होता है, रिजिड इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर जो चीज़ें फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती, जो चीज़ आप करना चाहते हो वही करोगे, उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दोगे, वही चीज़ आप सीखोगे। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ज़्यादा लंबे समय के लिए आप इस पर लगे नहीं रहते हैं, कुछ ही समय में आप जब तक मास्टरी पा जाते हो तो आप उसको सर्टिफिकेट लेकर आ जाओगे उसका। और ये स्ट्रिक्टली क्या होता है, स्किल फोकस्ड होता है। जैसे कि आप ड्राइविंग सीखने गए तो आपने ड्राइविंग सीख ली तो आप उसको छोड़कर आ जाओगे कि हाँ अब मैं खुद से ड्राइव कर सकता हूँ। या फिर कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना था, आपने सॉफ्टवेयर सीखा, अब आप उसमें आपने अपना कमांड पा लिया है, गुड हो गए हो उस पर, तो आप आगे बढ़ जाओगे। फिर उसके बाद आता है कोचिंग। कोचिंग क्या होता है, यहाँ पर जो है टास्क के साथ साथ आप अपने परफॉर्मेंस बेस्ड है, टास्क तो है ही, कोई टास्क करोगे लेकिन इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो और अच्छी होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। यह जो है ना स्टूडेंट की एबिलिटी जो होती है उस पर भी डिपेंड करती है। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उससे और एफिशिएंटली सीखने में मदद करती है। जब आप बच्चे की क्षमता जान जाते हो, उसकी एबिलिटी जान जाते हो, तो ये बच्चों को और मदद करती है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उसमें काम करते हो। और यूज्ड फॉर प्राइवेट इंस्ट्रक्शंस, ये प्राइवेट इंस्ट्रक्शंस के लिए भी यूज़ होती है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल, किसी सब्जेक्ट में है या फिर किसी स्किल्स में आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं उसमें अपना कोई प्राइवेट इंस्ट्रक्शन लेना चाहता हूँ, तो आप इसके लिए आप कोच को ले सकते हो, कोच से आप हेल्प करवा सकते हो कि मुझे प्राइवेट इंस्ट्रक्शन चाहिए इस सब्जेक्ट में, इस स्किल्स में, तो आप कोचिंग लेते हो। ठीक है, उस कोच मतलब वही हुआ ना जो कोचिंग से आपको प्रोवाइड किए गए हैं, वो कोच हुए। परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूवमेंट करती है, ये क्या करती है, परफॉर्मेंस आपकी जो है उसको इम्प्रूव करती है। या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या एग्ज़ाम के लिए आप प्राइवेट इंस्ट्रक्शन या परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ होती है। जैसे आपने स्पोर्ट्स कोचिंग ले ली या एग्ज़ाम्स की कोचिंग ले ली ना, एग्ज़ाम की कोचिंग आप क्यों लेते हो, जिससे कि मैं उसमें अपना
परफॉर्मेंस अच्छा कर सकूँ और टास्क भी है, जो टास्क मैं करना चाहता हूँ कि मैं डेली रूटीन इतना फॉलो करना चाहता हूँ, मैं इतनी देर पढ़ना चाहता हूँ, तो वो आपको टाइम टेबल वहाँ मिल जाता है, उससे कि आप अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हो और आपके साथ साथ आप टेस्ट देते हो, जो वहाँ पर क्लास टेस्ट होते हैं, उससे आपकी परफॉर्मेंस भी होती है, जिससे कि आपका रिजल्ट देखा जा सकता है जब एग्ज़ाम होते हैं। तो ये हुआ। और यहाँ पर क्या होती है, करेक्टिव फीडबैक होती है कि अगर कहीं पर आप लैग कर रहे हो, कोई आप पर लिमिटेशन है, कोई कमी है, तो आप उसको क्या करते हो, करेक्ट करते हो, जैसे कि डायग्नोस करते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्टिव फीडबैक भी मिलती है और ये गोल डायरेक्टेड होता है, क्योंकि आप अपने गोल के लिए ही काम करते हो, तभी इसको कहा गया कि प्राइवेट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल और सब्जेक्ट में काम कर रहे हो। ये परफॉर्मेंस को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। उसके बाद हमारा आता है टीचिंग। टीचिंग क्या है, ये प्रोवाइड करती है फॉर्मल एजुकेशन। टीचिंग जब आप करते हो तो एक फॉर्मल एजुकेशन इन्वायरमेंट होता है, और यहाँ पर जैसे कि इंस्टीट्यूशंस आप देख सकते हो कि यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्कूल्स हो गए, ये आपको फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये आपकी इंक्रीज करता है कैपेबिलिटी इन अ जनरल स्किल्स थ्रू द डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन। मतलब आप यहाँ पर जाते हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका होता है। ये स्कूल यूनिवर्सिटी जैसे फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको फॉर्मल एजुकेशन। और इसका स्कोप की बात करें तो ये बहुत ही ब्रॉड स्कोप होता है। ये डायरेक्ट इंटरेक्शन के जरिए, ठीक है, आप क्या करते हो, इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हो और अपनी जो स्किल्स होती हैं और इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव ग्रोथ को बढ़ावा देते हो। आपकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो बढ़ती है, कॉग्निटिव ग्रोथ भी बढ़ती है, और साथ में कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ दोनों बढ़ती हैं, और नॉलेज बेस होती है। कैसी होती है टीचिंग, जो है जब आप टीचिंग करते हो, टीचिंग करवा रहे हो या करते हो, तो दोनों में क्या होता है, आप किसी को अपनी टीचिंग दे रहे हो तो भी आपका नॉलेज बढ़ता है, और जो सुनने वाला है उसका भी नॉलेज बढ़ता है। तो ये फॉर्मल एजुकेशन है, यहाँ पर जनरल सोर्स ऑफ स्किल्स थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू होती है, और ये आपकी इंक्रीज करती हैं कैपेबिलिटी को। फिर उसके बाद आता है मेंटरिंग। मेंटरिंग क्या करता है, बिल्ड्स कैपेबिलिटी। ये आपकी जो मेंटरिंग जो होती है वो आपकी क्षमता को बढ़ाता है, बिल्ड्स करता है कैपेबिलिटी को आपकी बढ़ाता है, बिल्डिंग कैपेबिलिटी, बिल्डिंग और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता डेवलप करता है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस को भी डेवलप करता है। डेवलपमेंटल मेंटर हेल्प लर्नर्स। जो डेवलपमेंटल मेंटर्स होते हैं, डेवलपमेंटल मेंटर्स हेल्प करते हैं लर्नर्स की, कि वो डिस्कवर कर सके देयर ओन विजिडम का मतलब नॉलेज, बाय इनकरेजिंग देम टू वर्क टूवर्ड करियर गोल और डेवलप सेल्फ रिलायंस। मतलब कि आप अपना जो नॉलेज है उसको तो डिस्कवर करते हो, और आपको इनकरेज करता है कि आप उसकी तरफ काम कर सको, वर्क कर सको, जो भी आपका गोल है, और अपने अंदर आत्मनिर्भरता विकसित कर सको, सेल्फ रिलायंस को विकसित कर सको। यहाँ ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और हॉलिस्टिक होता है, गाइडेंस फिलिंग ब्लाइंड स्पॉट्स। जो गाइडेंस है, आपको गाइडेंस मिलता है, उससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लाइंड स्पॉट्स होती हैं वो फिल होती हैं। रिमूव करता है मेंटल ऑब्स्टिकल्स, जो भी थोड़ी सी मेंटल ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावट है, उनको ये क्या करेगा, रिमूव करेगा, और ये लंबे समय के लिए होता है मेंटरिंग। ये क्या है, यहाँ पर एक आपको एक डेवलपमेंटल मेंटल लॉन्ग टर्म गाइडेंस देता है। ये याद रखना कि लंबे समय के लिए एक गाइडेंस मिलती है आपको, और लर्नर्स के जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं उनको फिल करता है। जैसे कहीं पर भी अगर वो रुक रहा है, वो उसके लिए इधर उधर थोड़ा सा उसके गोल की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, भटक रहा है, ऑब्स्टिकल्स हैं, तो वो अपने करियर गोल को अचीव करने के लिए गाइड करता है। जो गाइड आपको मिला है, मेंटर आपको मिला है, वो आपको गाइड करेगा सही रास्ता दिखाने में। फिर उसके बाद आता है हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कहा गया है, ये रिलेटेड किससे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अ स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग की। ये टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है। टीचिंग इज द सेम एज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के थ्रू ही है टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों सेम है।
मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है, मैं नहीं मानती। देयर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन और कंडीशनिंग व्हेन वी टीच, ये भी गलत है। कैसे? इंस्ट्रक्शन अलग होता है, कंडीशनिंग अलग होती है। आप बिहेवियर को चेंज कर रहे हो। इंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ाते हो या भी कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो होता है। टीचिंग इज़ रिलेटेड टू लर्निंग, हाँ टीचिंग तो रिलेटेड टू लर्निंग होती है। जब आप टीच करोगे तो कुछ सिखाने की कोशिश ही करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही है, क्योंकि आप जब टीचिंग का सीधा कनेक्शन ही लर्निंग से होता है। ये भी तो सोचो कि जो टीचिंग है उसका सीधा कनेक्शन किससे है? लर्निंग से है। टीचिंग इज़ द टास्क ओरिएंटेड वाइल लर्निंग इज़ द अचीवमेंट वर्ल्ड, है ना। ये भी सही है। जो टीचिंग होता है वहाँ पर आपका टास्क होता है, टास्क वर्ल्ड है। टीचिंग इज़ द टास्क वर्ल्ड वाइल लर्निंग इज़ एन अचीवमेंट वर्ल्ड, ठीक है। जब आप टीचिंग करते हो तो आपका फोकस ही यही रहता है। तो हमने कहा कि ये वाला पॉइंट सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ ऑप्शंस देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। आंसर वो कोड्स हैं कि नहीं है, ये रहा थर्ड फोर, ये रहा हमारा थर्ड। यहाँ फोर नहीं था, थर्ड फोर, यहाँ थर्ड फोर था, ये डाउट में है, यहाँ पर ये कट गया, ठीक है। और फिर है टीचिंग मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन। टीचिंग मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑलवेज, तो अगर ये ऐसे कहें तो ये नहीं हो सकता। टीचिंग का मतलब आप हमेशा क्या कर रहे हो? इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ज़रूरी थोड़ी है आप टीचिंग करते समय हो सकता है ना दो इंफॉर्मेशन। वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, एक पढ़ा सकता है, हाँ वन में टीच विदाउट लर्निंग टेक प्लेस हो सकता है। ये हो सकता है कि आप पढ़ा रहे हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि लर्निंग हो रही हो या ना हो रही हो। तो यहाँ पर हम जाएंगे 2 के साथ और यही हमारा आंसर है। ये कट गए। तो देख सकते हो ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत है। टीचिंग मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा बहुत लोग यहाँ पर फंसेंगे। लेकिन जो टीचिंग है ना वो वन वे प्रोसेस नहीं होता है, हमेशा याद रखना। केवल आप जानकारी दे दो, इन्फॉर्मेशन पास कर देना, एक तरफा प्रक्रिया, ऐसा कुछ नहीं होता है जिसमें शिक्षक सिर्फ बोलता है और छात्र चुपचाप सुनते हैं। जबकि वास्तविक टीचिंग में क्या होता है? 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों आपस में विचार का आदान प्रदान करते हैं। इंटरैक्शन प्रोसेस है ये, मान लीजिए। और टीचिंग का उद्देश्य खाली ये नहीं है केवल आपने बच्चों को रटा दिया, याद करा दिया, ये नहीं होता है कि आप खाली चीज़ों को इंस्ट्रक्शन दे दिए, या इंडोक्ट्रिनेशन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है, ठीक है, इसका पार्ट हो सकता है। लेकिन टीचिंग का जो असली मकसद है कि छात्र है उसके अंदर क्या करना है? आपको क्रिटिकल थिंकिंग लेकर आनी, अंडरस्टैंडिंग लेकर आना है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ देना है। ये नहीं कि बस आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, नहीं, बच्चों के अंदर डेवलपमेंट भी लेकर आओ ताकि वो जो है उस जानकारी का इस्तेमाल कर सके। और अगर बात करें तो टीचिंग क्या खाली टीचिंग से इन्फॉर्मेशन मिल रही? सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। टीचिंग से नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन तो कहीं पर भी मिल जाएगी, किताब में मिल जाएगी, गूगल में मिल जाएगी, किसी भी पॉइंट में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या था? 2 पॉइंट था। फिर उसके बाद फ्रॉम द लिस्ट गिवन स्टेटमेंट्स विच रिलेट टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एक्टिविटी। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, जो आइडेंटिफाई करें कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो रिलेटेड हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एक्टिविटी से। तो टीचिंग इज़ अ पर्सनल एक्ट, यहाँ पर लिखा है जो टीचिंग है वो क्या है? पर्सनल एक्ट टू फैसिलिटेट सेल्फ डेवलपमेंट। लेकिन ये बात गलत हो सकती है, क्योंकि टीचिंग जो है वो पर्सनल एक्ट कहना मुझे सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर शिक्षण कोई केवल अकेले या व्यक्तिगत पर्सनल एक्ट कार्य नहीं है, ठीक है, ये कोई पर्सनली तो नहीं है। यह एक सामाजिक और सामाजिक के साथ साथ सोशल एंड इंटरपर्सनल प्रोसेस है, ठीक है। सोशल भी है और कैसा है? सोशल के साथ साथ इंटरपर्सनल भी है। इंटरपर्सनल प्रोसेस भी है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच होती है। आप यहाँ पर सोशल होते हो बच्चों के साथ,
इंटरपर्सनल होते हो बच्चों के साथ, टीचर और बच्चे, यहाँ पर स्टूडेंट जो है उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आत्म विकास इसका एक परिणाम, जो पर्सनल एक्ट है आत्म विकास, इसका एक परिणाम हो सकता है। जो आत्म विकास है, पर्सनल एक्ट है, वो एक हो सकता है, पहलू हो सकता है, लेकिन यह अगर आप ये कहें कि ये इसकी पूरी परिभाषा है कि जो टीचिंग है वो एक पर्सनल एक्ट है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल एक्ट एक बस एक मतलब वेरिएबल्स की तरह हो सकता है, एक परिणाम हो सकता है, लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है द गोल ऑफ ऑल टीचिंग इज़ टू कॉज लर्निंग। देखो, हम जब टीचिंग करते हैं तो हमारा गोल तो यही होता है कि हमें बच्चे को सिखाना है। ठीक है, बच्चा सीखे। और एक मतलब टीचर का पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि बच्चा कुछ सीखे। और अगर बच्चा सीख ही नहीं रहा है, लर्निंग हो ही नहीं रही है, तो टीचिंग ही किस काम की है, ये भी तो समझो। अगर टीचिंग कर रहे हो और लर्निंग नहीं हो रही है तो फिर टीचिंग ही किस काम की है, तो ये बात सही है। फिर उसके बाद आते हैं जो टीचिंग होती है, वो कह रहे हैं कि इनवेरिएबली इम्प्लाइज चेंजिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर। अब ये अगर हम किसी के बिहेवियर को चेंज कर दे रहे हैं तो ये वो इंडॉक्ट्रिनेशन हो गया कि आप किसी पे थोप रहे हो बात को कि आप उस बात को मानो। हमने उसमें बताया था कि टीचिंग इंडॉक्ट्रिनेशन के बगैर हो सकती है, लेकिन इंडॉक्ट्रिनेशन टीचिंग के बगैर नहीं हो सकता, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। फिर कहते हैं जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, ट्राइडिक होती है रादर देन डाइडिक इन नेचर। ट्राइडिक होती है ना कि डाइडिक इन होती है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर टीचर तो ये आपको मिलेगा, स्टूडेंट भी मिलेगा और करिकुलम और कंटेंट भी मिलेगा। ये 3 फैक्टर्स पर होती है। फिर उसके बाद है टीचिंग मीन्स सेलिंग आइडियाज़। ये बात तो गलत है। टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आइडियाज़ को बेच रहे हो, ये बात नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है टीचिंग मीन्स रीचिंग द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, ये बात सही है कि टीचिंग का मतलब ही यही होता है कि आप बच्चे के दिमाग तक पहुंच सको। उस जो आप सफल और प्रभावी टीचिंग वही होगी जो केवल किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि जो हो छात्र की सोच, जो उनकी थिंकिंग है, सोच समझ और उसके मन तक पहुँचे, उसके माइंड तक रीच करे, ये हमारा मेन फोकस होता है। तो ये बात सही होगी। तो इसका हमारा आंसर क्या है, बी, डी और एफ। बी, डी और एफ कौन सा है, 3 है। बी, डी और एफ ये सब नहीं होंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है 3rd क्वेश्चन, जहाँ पर क्या है लिखा है, इन विच द मोडेलिटीज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग अरेंजमेंट्स देयर इज़ अ मोर स्कोप फॉर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंज। कह रहे हैं जब आप क्या करते हो, मोडेलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग अरेंजमेंट करते हो, तो वहाँ पर स्कोप होता है फॉर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंज के लिए। तो ट्रेनिंग सेशन नहीं, कंडीशनिंग टू प्रमोट सेंसिटिव, नो, हम ये थोड़ी करेंगे। इंस्ट्रक्शनल एंड प्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग स्कोप फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, नो। इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंट कर रहे हैं, इन्वॉल्विंग स्कोप फॉर खाली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या लेना। डायलॉजिक प्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग टीचर, स्टूडेंट एंड द कंटेंट। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि जो यहाँ पर कहना है ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का फोकस किसी विशेष स्पेसिफिक स्किल्स के जो नियम के तहत सीखने पर होता है। ठीक है, स्पेसिफिक स्किल्स जो होती हैं उनके थ्रू होता है। ये कभी बहुत ही ज़्यादा रिजिड, ये मतलब काफ़ी आप समझ सकते हो, ये काफ़ी हद तक कठोर, रिजिड और एक पैटर्न पर होती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो होती है वो कैसी होती है, रिजिड होती है, और पैटर्न पर होती है। इसलिए यह क्रिटिकल या स्वतंत्र जो रचनात्मक होता है, क्रिएटिविटी होती है, आदान प्रदान की गुंजाइश कम होती है। इसलिए इसमें क्या होता है, जो क्रिएटिव वाला होता है, क्रिटिकल और क्रिएटिव इंटरचेंज में ये काम नहीं करता है।
फिर आता है कंडीशनिंग का संबंध जो है वो आदतों के निर्माण और कंडीशनिंग क्यों करते हैं। कंडीशनिंग में यही होता है ना कि आप किसी के जो बिहेवियर है आप उसको चेंज करते हो, बिहेवियर में आप मॉडिफिकेशन लेकर आते हो, कंडीशनिंग के थ्रू ही ये होता है। ठीक है, जब आप चाह रहे थे वहाँ पर पैवलोव की जो थ्योरी थी उसमें आपने देखा कि बच्चे को, वो डॉग को आप क्या कर रहे हो, कंडीशनिंग करवा रहे हो, जिससे कि उसकी वो हैबिट हो जाती है। आदत डालना है तो आप कंडीशनिंग करोगे। फिर उसके बाद आता है जो इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन है इन्वॉल्विंग स्कोप फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। स्कोप फॉर इंफॉर्म यहाँ पर तो ये हो रहा है ना कि आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, वो भी इंफॉर्मेशन का प्रोसेस कर रहे हो। और ये ज़्यादा क्या हुआ, टीचर सेंट्रिक हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप वन वे इंफॉर्मेशन का प्रोसेस करते हो। तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है, इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व करता है स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इससे तो कोई भी क्रिएटिव चीज़ नहीं होगी ना, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कुछ डेवलप होगी, क्रिएटिव और इंटरचेंज इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर बस ये हो रहा है कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये वन वे हुआ। लेकिन जो डायलॉजिक प्रेजेंटेशन होता है, डायलॉजिक शब्द का मतलब होता है डायलॉग। क्या मतलब होता है, डायलॉग, डायलॉग। ठीक है, जब आप डायलॉजिक कहोगे तो क्या मतलब हुआ, डायलॉग हुआ। जो टीचर और स्टूडेंट और जो करिकुलम है उसके बीच खुलकर आप क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। अपने जो आपके तर्क हैं, जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप इधर उधर इंटरैक्ट आप क्या करते हो, इंटरैक्टिव वे कह सकते हो। और यहाँ पर आप अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हो। ठीक है, और तभी क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हमारी क्रिटिकल के साथ साथ क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है। देखो यहाँ पर लिखा है डायलॉजिक प्रेजेंटेशंस आर इंटरैक्टिव, टू वे एंड कम्युनिकेटिव। यहाँ पर आपको अलाउ करते हैं डीप क्रिटिकल थिंकिंग, डिबेट्स एंड क्रिएटिव एक्सचेंज अमंग पार्टिसिपेंट्स। ये ना कोई रिजिड ट्रेनिंग और कंडीशनिंग की तरह नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। फिर हमारा क्वेश्चन है जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पर एम्फेसाइज करता है दैट लर्निंग बिकम मोर कॉन्क्रीट एंड लास्टिंग बाय कनेक्टिंग क्लासरूम कॉन्सेप्ट विद रियल लाइफ सिचुएशन। कह रहे हैं कि जो लर्निंग हमारी है वो ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाती है, ज़्यादा लंबे समय तक हो जाती है जब आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो क्लासरूम के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशन से। तो बताओ ये क्या होगा, प्रिंसिपल जहाँ पर आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, लिंक कर रहे हो विद लाइफ। द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग द लाइफ ब्रिज theoretical classrooms knowledge with practical real world experience, making comprehension deeper and retention longer। प्रैक्टिकल रियल लाइफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं, कॉम्प्रीहेंसन होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, और रिटेंशन लॉन्गर के लिए, लंबे समय तक के लिए। आपको ये मोटिवेशन का थोड़ी है, ये रियल लाइफ मोटिवेशन में तो आप मोटिवेट करते हो कि बच्चा जो है उसको खुद से मोटिवेशन आए, वो चीज़ों को इंटरनल मोटिवेशन, उसका अंदर से मोटिवेशन आए कि मुझे आज पढ़ना है। डेफिनेट एम का मतलब हुआ कि आप पहले से गोल ऑब्जेक्टिव तैयार करते हो। डिवीज़न का मतलब हुआ किसी यूनिट है, कोई भी चैप्टर है, कोई भी मैटर है, आप उसको यूनिट वाइज डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद उसका लिंक करके आप उसको एक्सप्लेन करो। और बस यही एक है जहाँ पर आप चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ, जो यहाँ पर है कि प्राइमरी रोल है वो क्या है, मेंटर का कंपेयर टू द कोच। अब ये हमने मेंटर और कोच में पढ़ा था, कोच को मैंने भी बताया था, मेंटर को भी बताया था। तो यहाँ लिखा है कि फोकसिंग स्ट्रिक्टली ऑन द शॉर्ट टर्म टास्क परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो ये शॉर्ट टर्म किसके लिए कहेंगे, कोच के लिए कहेंगे, मेंटर के लिए नहीं कहेंगे, किसके लिए कहेंगे, कोच के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्राइमरी रोल ऑफ किसका, मेंटर का, कंपेयर किससे कर रहे हैं, कोच से कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। फिर कह रहे हैं बिल्डिंग ओवरऑल कैपेबिलिटी, डिस्कवरिंग ओन विजडम एंड डेवलपिंग सेल्फ रिलायंस।
बताइए, बिल्डिंग ओवरऑल कैपेबिलिटी, बात सही है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता को बिल्ड कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं नॉलेज को और डेवलप कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस को। ठीक है, ये आपको कीवर्ड वहाँ पर आपको दिखा था। फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर स्किल्स, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट अगर आप इंस्ट्रक्शंस ही दे रहे हो तो ये तो आपका ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग में हमने बताया था, एग्जांपल दिया था कि आप गए हो कार ड्राइव करने सीखने गए हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर को कुछ सीख रहे हो। फिर उसके बाद है लास्ट वन हमारा है ग्रेडिंग स्टूडेंट ऑन स्टैंडर्डाइज्ड एकेडमिक टेस्ट। ग्रेड कर रहे हो स्टूडेंट, तो ये छात्रों को ग्रेड देने के लिए हो गया, उनका असेसमेंट करने के लिए हो गया। ऐसा कुछ यहाँ पर मेंटरिंग जैसा कुछ भी नहीं है। तो building overall capability, discovering own wisdom and developing self-reliance, while coaching is a task and performance oriented, ये भी वर्ड आपको दिखाया था वहाँ पर। immediate skill gains and mentoring is holistic, mentoring कैसी होती है, holistic होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, फोकस्ड करती है पर्सनल पर, करियर ग्रोथ के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए, एंड रिमूविंग मेंटल रोड ब्लॉक्स के लिए। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने कोचिंग के बारे में बताया गया है, जो आप तुरंत गेन कर लेते हो, लेकिन जो मेंटरिंग होती है